रोशनी का कारवां। This podcast is brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। Hi, this is George Abraham and welcome to iWay Conversation. आज हमारा मेहमान है सतीश नावले, जो कोल्हापुर के रहने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प व्यक्तित्व है इनका। सतीश, वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू। आप कोल्हापुर में रहते हैं और इस वक्त शिवाजी यूनिवर्सिटी में आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ा विवरण देंगे आप? शिवाजी यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र कोल्हापुर की एक बहुत ही ख्यातनाम यूनिवर्सिटी है। हमें नेट के तरफ से A++ का दर्जा भी हासिल हुआ है। उसी यूनिवर्सिटी में हमारा एक केंद्र है। ये जो हमारा सेंटर है उसका नाम है रिसोर्स सेंटर इन इंक्लूसिव एजुकेशन। उसमें हम लोग जो सभी प्रकार के दिव्यांगजन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काम करते आ रहे हैं। इसी विश्वविद्यालय में मैं इसी केंद्र का कार्यभार संभालते आ रहा हूँ। हम खास तौर से एक प्रोजेक्ट अभी लिया है। ये प्रोजेक्ट है जो दृष्टि दिव्यांगजन स्टूडेंट्स है, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काम करते आ रहे हैं। और इसमें जो विज्ञान का जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग 5वीं से लेके 10वीं के कक्षा तक के जो बच्चे हैं उस बच्चों को हम लोग जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो विज्ञान में जो प्रयोग सिखाए जाते हैं, इस प्रयोग जो होते हैं उसके जो मॉड्यूल होते हैं वो मॉड्यूल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। और पिछले 2 सालों से हमने ऐसे कुछ मॉड्यूल बनाए हैं कि जिसके माध्यम से बच्चे उनके जो सिलेबस होता है उसमें जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो यहाँ आके सीखते हैं। तो ये आप जो स्कूली बच्चों के साथ जो विज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, ये आप यूनिवर्सिटी का एक इनिशिएटिव है या आप स्टेट बोर्ड या CBSE के साथ कोलैबोरेट करते हैं? ये तो हमारे यूनिवर्सिटी का इनिशिएटिव है। हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर D टीशर साहब जो है अभी उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया और हम लोग जो स्टेट बोर्ड है महाराष्ट्र का, यहाँ के जो स्कूल्स हैं उस स्कूल्स को हमने टाइप किया है और वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें हम यहाँ लाके उन्हें पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और कभी अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो सेशन शुरू होगा एकेडमिक, फिर हम लोग बच्चों के पास जाकर स्कूल में जाकर उन्हें ये सब जो एक्सपेरिमेंट है वो उन्हें सिखाएंगे। तो इस वक्त ये एक प्रयोग ही है, राइट? ये अभी आपने एक्चुअल स्कूल में ये इम्प्लीमेंट हुआ नहीं अभी? नहीं, अभी नहीं हुआ है। हम लोग बेसिक स्टेज पे है और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और हम लोगों को भी थोड़ा समय चाहिए ताकि ये पहली बार ही हो रहा है। और हमारे साथ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स एज अ वॉलंटियर करके काम करते आ रहे हैं। कई प्रोफेसर्स भी जुड़े हैं कि जिन्हें साथ लेके हम लोग उसको आगे आगे ले जा रहे हैं। If you know of anyone with vision impairment who needs guidance on living life with blindness, please share the iWay National Toll-Free Helpline number 1800-5320-469. The number is 1800-5320-469. सतीश, आप ये रेडियो से भी जुड़ा है आपका। इनफैक्ट प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुआ था रेडियो के साथ। आपने काफी काम किया है ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में। तो ये रेडियो में रुचि कैसा हुआ और रेडियो में आपका जो करियर है कैसे शुरू हुआ? नेत्रहीन होने के कारण हम लोग बचपन से ही रेडियो को सुनते आ रहे थे और तब ऐसा लगा कि ये लोग जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से प्रोग्राम्स को बनाते हैं और प्रेजेंट करते हैं, तो यह सारी जो क्या बोलते हैं उसको क्षमताएं हैं वो भी हम में है। जी। तो क्यों ना हम लोग रेडियो को ज्वाइन करें। जब मेरा 10th पास हुआ था पुणे के कोरेगांव पार्क ब्लाइंड स्कूल से, तब मैंने आकाशवाणी का जो ये होता है युवावाणी नाम का प्रोग्राम्स,
जो उस समय के हेड थे मिस्टर प्रसाद कुलकर्णी जी, जी। उन्हें मैं जाकर मिला था कि मैंने बोला उन्हें कि हम चाहते हैं कि कुछ प्रोग्राम करें। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं शुरुआत करता हूँ। तब 15 अक्टूबर का दिन था, तो 15 अक्टूबर के दिन के ही उपलक्ष्य में मैंने एक स्क्रिप्ट को लिखा था। तो मैंने उन्हें बोला था कि इसी स्क्रिप्ट को मैं पहले युवावाणी प्रोग्राम जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था तो प्रेजेंट करने वाला था। उन्होंने बोला कि उससे पहले एक 15 दिन आप आइए और आप हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। मैं अक्टूबर के एक तीसरी चौथी तारीख को मैं आकाशवाणी में गया था और हम लोग रिकॉर्डिंग के जो स्टूडियो होता है स्टूडियो में बैठे थे। तो उन्होंने कहा था कि आपका स्क्रिप्ट दे दो मुझे। मैंने मेरा स्क्रिप्ट उनके हाथ में दिया था। उन्होंने बोला कि आप शुरू करो। मुझे याद है सर कि मैं 17-18 मिनट जो दिव्यांगजन व्यक्ति की जो भी समस्याएं होती है और उस समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक उसमें स्क्रिप्ट में लिखा था। तो मैं उसी तरह से बोल रहा था। मेरे हाथ में तो ब्रेल का स्क्रिप्ट नहीं था। मैंने जो भी लिखा था उसी तरह से मैं बोल रहा था। 18 मिनट खत्म होने के बाद मैंने धन्यवाद कहा। तो मेरे पीठ पे एक शाबाशी आ गई। तो उन्होंने बोला कि मेरे लाइफ में ये पहला रिकॉर्डिंग है कि जो विदाउट एडिटिंग जाएगा। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हाँ, रेडियो में मैं कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं सुनने वालों को याद दिलाना चाहूंगा कि 15 अक्टूबर जो है वो इंटरनेशनल व्हाइट केन डे है, और ये भी है कि 15 ये जो अक्टूबर का जो महीना है हम्म, उसको इंटरनेशनल ब्लाइंडनेस मंथ भी माना जाता है। जी। चलिए आप अपना कहानी आगे बढ़ाइए। हाँ। उसी दौरान या 2 दिसंबर का महीना होगा। और जब दृष्टि दिव्यांगजनों का विश्व चषक भी होता है क्रिकेट का, तो फाइनल मैच थी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में चेन्नई में। वो मैच खेली जाने वाली थी। तो मैंने ऑल इंडिया रेडियो के जो भी स्टेशन डायरेक्टर थे उन्हें एक रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे इस प्रोग्राम को कंडक्ट करना है और मुझे रिकॉर्ड करके ऑल इंडिया रेडियो पुणे पे मुझे ब्रॉडकास्ट करना है, तो आप मुझे प्लीज अनुमति दीजिएगा। तो पहले तो उन्होंने हाँ ना किया था, लेकिन जब मेरा कॉन्फिडेंस देख के वो बोले कि ठीक है आप जाइए और देखो कैसा रिकॉर्ड होता है। तो फिर मैं चेन्नई आया था तो उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया था। कैप्टन्स, प्लेयर्स और गेस्ट थे उनका भी थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया था। आकाशवाणी पुणे में उस प्रोग्राम को फिर ऑन एयर किया था आधा घंटा के लिए। तो फिर ऐसा करते करते मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया। तब मैंने इच्छा व्यक्त की कि अभी तो आपको पता है कि मैंने कितने सारे प्रोग्राम्स ऑल इंडिया रेडियो के लिए किए हैं, तो आप मुझे एज एंकर कर कर काम करना है। तो फिर हमें बताया गया है कि दृष्टिहीन होने के कारण आकाशवाणी में ऐसे प्रावधान है नहीं कि आपको एंकर करके लिया जाए। तब मैंने कोशिश की थी, लेकिन नहीं हुआ। तब मैंने बीएड भी किया और बीएड के बाद जब मैं एमएड कर रहा था पुणे यूनिवर्सिटी से, तब हमें पता चला कि यहाँ पे एक कम्युनिटी रेडियो है विद्यावाणी नाम का। जी। तब मैंने वहाँ के स्टेशन डायरेक्टर को अप्रोच किया तो उन्होंने बोला कि हाँ, यहाँ प्रोग्राम कर सकते हैं लेकिन उसके पैसे नहीं मिलेंगे आपको। जी। मैंने कहा कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरे मेरी मेरी जो चाहत है, मुझे कुछ करना है रेडियो में, इसलिए मैं सब कर रहा हूँ। तो 2013 में मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली सांगली में। सांगली नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में। वहाँ एक येरला प्रोजेक्ट सोसाइटी नाम की संस्था है। उनका एक कम्युनिटी रेडियो है। ये मुझे कोल्हापुर के कलेक्टर साहब जो थे डॉक्टर लक्ष्मीकांत देशमुख सर, वो मेरे जी। अच्छे मित्र थे। उन्होंने मुझे बताया था कि आप उस रेडियो को क्यों नहीं ज्वाइन करते। जी। लेकिन मेरा जो पूर्व अनुभव था तो मैंने उनको बताया था कि नहीं सर, मेरी इच्छा है लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं, साइटेड लोग होते हैं, वो ब्लाइंड को रेडियो में एज एंकर कर कर लेने की चांसेस बहुत कम है और यहाँ नहीं होता है। तो मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की थी कि जब मैं उस रेडियो के जो हेड है डॉक्टर श्री नारायण देशपांडे साहब उनको मिलने को जाऊंगा, तो आप उनको ये मत बताओ कि मैं ब्लाइंड है, क्योंकि अगर जी। आप उनको पहला ही यही बताएंगे कि ये ब्लाइंड है आपको मिलने आ रहा है, तो वही हो सकता है कि हाँ मैं फोन करूंगा उनको उनको मैं बताऊंगा फिर उनको भेज देना, ऐसा होने की संभावना ज्यादा थी। तो कलेक्टर साहब ने भी बोला ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, मैं खाली यही बताता हूँ कि मेरा मित्र आपको मिलने आ रहा है करके। जी। तब मैं पुणे में था और मैं पुणे से सांगली में जो गया था स्टूडियो में देशपांडे सर को मिलने ऑफिस में उनके गया था। तो उन्होंने बोला आप कुछ मत बताओ। उन्होंने बोला कि आप ये मुझे बताइएगा कि आप रेडियो कब से ज्वाइन कर रहे हैं। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए कि रेडियो कब से ज्वाइन कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या, अभी तो बात ही नहीं हुई है। जी। मैंने बोला सर शायद आप नहीं जानते होंगे तो ये है ना कि मैं तो ब्लाइंड हूँ और आप ऐसा कैसे बोल रहे हो कि रेडियो कब से ज्वाइन करें। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा मत सोचो कभी भी कि आप ब्लाइंड है इसलिए मैं आपको नकार रहा हूँ। मुझे आपके ब्लाइंडनेस के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है।
किंतु मुझे मेरी ये इच्छा है कि मैं आपको रिकॉर्डेड प्रोग्राम के लिए नहीं बिठाऊंगा। मैंने सुना है कि आप लाइव प्रोग्राम करते हैं, ऑन एयर जाते हो। हाँ, लेकिन अब तक तो मैंने किसी असिस्टेंट के साथ किया था, मैंने तो कभी ऐसा लाइव कभी किया ही नहीं है। सर ने बोला कि ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकारूंगा, और चलो कि हम आपको आप लाइव कैसे करेंगे, ऑन एयर कैसे जाएंगे, ये इसके बारे में हम सोचेंगे। हेलो, आईवे में आपका स्वागत है। हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं? हेलो, एक मदद चाहिए थी। मैं दृष्टिबाधित हूँ और मैं टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। तो आप यूडीआईडी कार्ड के बारे में मेरे को जानकारी दे सकते हैं? जी, यूडीआईडी कार्ड आप ऑनलाइन माध्यम से बनवा सकते हैं, जिसके लिए आपको आधार कार्ड और मेडिकल सर्टिफिकेट तथा एक फ़ोटो की ज़रूरत होगी। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी आप यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट swavlambancard.gov.in है। इस पे कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ अपने डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट और फोटोग्राफ आपको अपलोड करने होंगे। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो इस पे आप नो क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो यस क्लिक करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट लेना होगा, जिसके साथ आधार कार्ड और फोटोग्राफ लेकर के आप नज़दीकी हॉस्पिटल में विज़िट करेंगे, जहां पर आपका वेरिफिकेशन होगा। अगर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रॉपर चेकअप होगा, जिसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद आपको यूडीआईडी कार्ड अलॉट कर दिया जाएगा, जिसको आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं या कुछ हफ्तों बाद आपको डाक द्वारा प्राप्त भी हो जाएगा। अगर कोई मुश्किल हो तो मैं आपको क्या दोबारा कॉल कर सकता हूँ? जी, अधिक जानकारी के लिए आप आईवे की हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर है 1800-5320-469। आईवे में कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अभी आप शिवाजी यूनिवर्सिटी में ये प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, तो अभी भी आपका कुछ रेडियो के साथ कुछ काम चलता है या अभी वो संन्यास ले लिया आपने? नहीं नहीं, रेडियो से मैं कभी संन्यास नहीं लूंगा। संन्यास अगर होगा भी रेडियो से, तब जब मैं यहाँ से आखिरी सांस लूंगा तब होगा। मैं अभी भी अभी भी उसी यरलावानी रेडियो से मैं जुड़ा हूँ, और मैं और भी जो भी ब्लाइंड जो बच्चे हैं या यूथ है, जिन्हें और भी रेडियो में काम करने की चाहत है, उनको मैं यहाँ थोड़ा ट्रेनिंग देने की कोशिश करता हूँ। और साथ में यरलावानी को मैं अब रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स रिकॉर्ड कर कर एडिट कर कर मैं दे देता हूँ। जब मैं लाइव में था तो मुझे एडिटिंग नहीं आता था। अब मैं अपने गोल्ड वेव सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैं एडिटिंग भी करता हूँ, और बहुत अच्छा एडिटिंग करता हूँ। मेरी एडिटिंग की सराहना ऑल इंडिया रेडियो के जो भी प्रोफेशनल्स हैं, उनके ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी किया कि आप हमारे जैसे ही एडिटिंग करते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊंगा कि मैं जब लाइव करता था तो उसका कुछ चैनल्स और न्यूज़पेपर में उसके कोई आर्टिकल्स भी आया था और न्यूज़ भी आए थे। तब ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में जब मुझे बुलाया था, तो वहाँ के जो डायरेक्टर वगैरह थे, तो उन्होंने भी फिर मेरा एक लाइव 2 इंटरव्यूज किया। फिर उन्होंने भी मान लिया कि हाँ, ब्लाइंड भी हो लेकिन वो लाइव प्रोग्राम्स आकाशवाणी तो खैर, लेकिन रेडियो में तो वो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, और आप उसकी मशाल हो, आपने वो मार्कर दिखा दिया है। तो सतीश, आपका जो रेडियो में जो काम है, ये आप मराठी में करते हैं या हिंदी में करते हैं? मराठी में करता हूँ, क्योंकि हमारा जो वहाँ का मदर लैंग्वेज टंग है वो मराठी है। हर दिवाली आप भारतीय सेना के सैनिकों के साथ बिताते हैं। जब मैं स्टैंडर्ड 9 में था, तब हमारे टीचर्स एक कविताएं हमें पढ़ा रही थी। तब ये कविता थी, ये बिल्कुल ऐसी थी कि जिसमें जज्बा था, राष्ट्रभक्ति की भावनाएं थी। तब मेरा सब उत्साह देख के उन्होंने बोला कि आप तो बहुत रुचि रखते हैं उसमें। मैंने बोला था हाँ, मुझे कुछ करना है। तो मैडम ने बोला कि आप ऐसे करो कि एक अलोंग नाम का एक किताब है। ओके। कर्नल श्याम चौहान साहब जो थे, हाँ वो 1962 में जो भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, जी उसके ऊपर वो लिखा गया है। जी। तो मैडम ने बोला कि आप एक काम करो कि आप उस किताब को पढ़ लो। तो एक हमारा सुनील रंजने साहब एक हमें मिले थे, जो वॉलंटरीली हमें पढ़ाने आते थे।
तो हमने इच्छा व्यक्त की, तब मैं 9th स्टैंडर्ड में ही था। तो सर ये किताब को हमको पढ़ना है, तो क्या आप पढ़ेंगे? तो ये किताब जब मैंने पूरा का पूरा सुना, तब मुझे लगा कि अरे यार, ये फौज और जो हमारे जवान हैं वहां बैठकर, वहां खड़े रहकर अपनी मातृभूमि की, भारत माता की सेवा करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? तब एक क्षण मुझे लगा था कि मैं भी क्यों ना जाऊं वोलोंग या फिर सियाचिन, और वहां खड़े रहकर महाभारत की रक्षा करूं। तब 10th पास होने के बाद हमें पता चला असलियत ये है कि ब्लाइंड तो वहां नहीं जा सकता है। तब क्या कर सकते हैं? जब मैं बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर में था, तब मेरे मन में एक विचार ऐसा आया कि मैं वहां तो खड़ा नहीं रह सकता हूँ 365 दिन का, लेकिन कम से कम कुछ पलों के लिए तो मैं उनके साथ जाकर उन्हें ये कह सकता हूँ ना कि हाँ, हम सब आपके साथ हैं। जी लेकिन ये कैसे, और ये कैसा संभव है? जी। तब मेरे दिमाग में आया कि दिवाली क्यों नहीं उनके साथ सेलिब्रेट किया जाए। हाँ। तो ऐसे कुछ लोग थे पुणे में, एक आनंद सराफ जी थे और हमारी एक रीडर थी मिसेस पंधे। जी तो मैंने उनको बोला था कि मेरी ये इच्छा है, तो वो बोले कि एक सैनिक मित्र परिवार नाम का एक ग्रुप है, उसका हम्म। काम करते हैं आनंद सराफ, जी मैं उन्हें आपको मिलवा सकती हूँ। तो जी। मैं सराफ सर को मिलने गया था, तो मैंने मेरी इच्छा व्यक्त की। हम्म। तो वो बोले ठीक है, ये तो बात अच्छी है, लेकिन ये इतना संभव है क्या? मैंने कहा चलो हम देख तो लेते हैं ना। 2003 का समय था, हम्म। साल था। जी और हम लोग उन्होंने बोला कि मैं आपको सिर्फ यहाँ से विदा कर सकता हूँ, यानी कि कुछ पैसे दूंगा आपको, जी। 500,000 रुपए, हम्म। और एक तो तस्वीर दूंगा, और ये हम्म। लेके आपको जाना है वाघा बॉर्डर। हम्म। मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन मैंने तो इतना लंबा जर्नी कभी किया ही नहीं था। जी लेकिन वाघा बॉर्डर और ये गोल्डन टेम्पल के बारे में जो हमारे गुरु थे मिस्टर प्रकाश पंडागले जी, जी। वो वहां जाके आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा ट्रेन जाती है, इतना सफर रहता है, इतना लंबा रहता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा। और दिवाली के वो पहला जो साल था, वो दिवाली के कुछ दिन वो बाद मैं बॉर्डर पे जाने वाला था। तब जब मैं अमृतसर पहुंचा, अमृतसर से गोल्डन टेम्पल में मत्था टेका, और गोल्डन टेम्पल से जलियांवाला बाग से फिर मैं अटारी बॉर्डर को जाने के लिए मैंने मेरा सफर शुरू किया। जी। मैं दोपहर के 3 साढ़े 3 बजे तक बजे होंगे वहां मैं पहुंच गया था। तब वहां तो देखा तो लोगों का जज्बा था, बहुत उत्साह था। और फिर मैंने बोला कि मुझे अंदर जाना है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, 4:30 बजे के पहले किसी को अंदर जाने का अलाउड नहीं होता है। हम्म। तो मैं वही बैठा रहा, सब लोग अपने अपने चले गए, मैं भी अपना स्टिक निकाला और उनके पीछे पीछे चलता गया। जी। और तब एक जवान ने मुझे देखा आते समय, मेरे हाथ हम्म। में कुछ सामान था और ये सब हम्म। था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ से आए। हम्म। मैंने सब बताया मेरा हिस्ट्री। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ बैठो। तो उन्होंने मुझे पहले लाइन में बिठा दिया था, हम्म। और वो बोले कि आपको सब कुछ ठीक से सुनाई देगा। मेरे हाथ में रिकॉर्डर था, हम्म। मैं सब कुछ, वो वहाँ का जो परेड का जो माहौल था हम्म। उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा था मेरे माइक रिकॉर्डर में, हम्म। और लोगों के इंटरव्यू भी कर रहा था। हम्म। जैसे परेड खत्म हुई, लोग गेट की तरफ भागने लगे, हम्म। मैं भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। हम्म। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि लोग इस तरफ क्यों जा रहे हैं। हम्म। तो लोग कुछ लोगों ने मुझे बताया कि नहीं, ये ऐसा है, यहाँ पाकिस्तान का गेट बहुत पास में है, तो हम लोग फोटो निकालने को जाते हैं। हम्म। तब मैंने एक दो तीन लोगों का इंटरव्यू करते समय एक जवान मेरे पास आकर उन्होंने मेरे पीठ थपथपाई, और उसने बोला कि वाह वाह वाह, क्या बात है, यही है ब्रेल की मीठी वाणी। हम्म। ओ, ब्रेल की मीठी वाणी! तो मैं चमक गया, मैंने उसके पीछे देखा मुड़ कर, तो जवान मेरे साथ बात कर रहा था। तो फिर मैंने बोला कि सर, मुझे थोड़ा समय यहाँ रुकना है, मुझे आप सभी के साथ बात करना है, आपका इंटरव्यू करना है। हम्म। वो बोले कि ठीक है, इस लोगों को जाने दो। तो लेकिन उसके लिए परमिशन होनी होती है। तो वहाँ के जो डिप्टी कमांडेंट थे घनश्याम साहब, उनसे परमिशन लिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि हाँ, उस बच्चों को उधर बिठाओ, इस कुर्सी पे बिठाओ। जब सब लोग चले गए तो हम कॉन्फ्रेंस रूम में आए। जिस कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चलती है भारत पाकिस्तान की, तो उस जी। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे, चाय पिया, फिर सबका इंटरव्यू किया। तो मुझे पूछा गया है कि आपका मोटिव क्या है फिर आगे। मैंने कहा कि मुझे पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन एक बात तो तय है कि आज से लेकर जब तक मेरी सांस है, तब तक की हर दीपावली मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही मनाऊंगा। और मुझे बताने में हर्ष है कि 21 साल हो गए, मैंने एक भी दीपावली का एक भी दिन या लड्डू कभी घर में नहीं खाया। 21 साल तक हर दीपावली आज तक मैंने सिर्फ भारतीय फौजी भाइयों के साथ विभिन्न बॉर्डर पर, फिर उसके बाद हम लोग करगिल गए, फिर उसके बाद इंडो चाइना बॉर्डर बुमला गए, राजस्थान, गुजरात, हर तरह के बॉर्डर्स पर हम लोग
जाकर, पहले तो 8 साल में अकेले ही जा रहा था। फिर बाद में मुझे लगा कि यार हमारे बाकी भी जो नेत्रहीन भाई बहना है उनको क्यों नहीं साथ ले जाए, जी और फिर उनको ही क्यों, जो हमें सहयोग करते हैं, हमारे जो मित्र है, जो साइटेड, जो हमारे जो नेत्रवान मित्र है, उन्हें भी क्यों नहीं साथ ले जाए। फिर जी मैंने एक ग्रुप किया, और फिर 2009 से लेके 2024 तक हर दीपावली हम लोग 2023 तक की हर दीपावली हमने इस तरह से मनाई। और हमें बहुत गर्व होता है सर कि जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो हमारे कई साथी गाने प्रेजेंट करते हैं, डांस करते हैं, हम लोग भैया दूज मनाते हैं। जब भैया दूज होता है ना, तब सही में भाई फौजी भाइयों के आंख में से आंसू निकलते हैं और उनको इतना आनंद होता है। एक दिन भी लेट हो गया तो वो लोग पूछते हैं कि इस साल आप कहाँ आए और आज क्यों नहीं आए, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। या ये तो बहुत ही सेंटिमेंटल, और मेरे ख्याल से इसके बारे में बहुत काफी लोग जानते भी नहीं होंगे जो आप कर रहे हैं, ये जो हर साल जो आप जाते हैं। To support our work with the blind and visually impaired, you can visit the donate page on our website www.scorefoundation.org.in. Please note www.scorefoundation.org.in. तो एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो आपका जो दृष्टिबाधिता है, ये ब्लाइंडनेस है, ये कब से, बचपन से है? जी, बचपन से है। इसका कोई कारण, ये कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या? नहीं नहीं नहीं, जब डॉक्टर का कहना था कि तुम्हारी जो माता जी ने प्रेगनेंसी में जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे शायद वो नहीं लिए गए, इसलिए आपको 100% नेत्रबाधिता प्राप्त हुई है। तो आपका जो पढ़ाई वगैरह जो है वो शुरुआत से ही ब्लाइंड स्कूल्स में हुए थे, या वहाँ पर किसी साइटेड स्कूल में भी आप गए हैं? नहीं, मेरी प्राथमिक शिक्षा जो थी वो पुणे के होम एंड स्कूल फॉर द ब्लाइंड, कोरेगांव पार्क, पुणे से हुई थी, जी 1 से 4 तक। फिर 5वीं से मैंने अपने प्रशालाय और फिर NSB, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो इंटीग्रेशन में मैंने मेरा पास किया। फिर मेरा 11-12 मैंने वाडिया कॉलेज पुणे से ही किया मैंने। मेरा ग्रेजुएशन बाबा साहेब गरवारे कॉलेज में पुणे से ही हुआ। फिर MA भी उसी कॉलेज से किया। B.Ed किया मैंने तिलक कॉलेज ऑफ एजुकेशन पुणे से, और M.Ed किया पुणे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से। और आप कह रहे थे कि आप शादीशुदा हैं, तो आपका और आपके पत्नी के मुलाकात के पीछे कोई कहानी है, या ये कुछ अरेंज मैरिज है? नहीं, वैसे ही कहेंगे तो थोड़ा लव टफ अरेंज हो सकता है, क्योंकि वो जब D.Ed करती थी पुणे में उसी कॉलेज में, तब मैं गेस्ट लेक्चरर करके वहाँ कुछ लेक्चर्स के लिए जाता था, तब उनकी और मेरी पहचान हो गई। फिर बातों बातों में एक अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई, और बहुत साल हम लोग उसे कांटेक्ट भी नहीं थे, लेकिन फिर बाद में हमारा कांटेक्ट हो गया पुनः, और फिर हमारी शादी हो गई। अभी एक लड़का है, वो अभी 4th स्टैंडर्ड में अभी जाएगा, अभी 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, उसका एग्जाम अभी अभी खत्म हुआ है। और आपके वो जो है उसका नाम सीमा है, और वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कोल्हापुर रीजन्स में जॉब करती है। और ये जो आपका जो बेटा है, वो देख सकता है या उनका भी कुछ? बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल अच्छा है, वो बिल्कुल ठीक ठाक से देखता है। उसका नाम है मानस। सो आप लोग जो पेरेंट्स हैं दोनों विजुअली इम्पेयर्ड हैं, और एक साइटेड बच्चे को का पालन पोषण कर रहे हैं, उनको उनका उनका पेरेंटिंग कर रहे हैं, तो इसमें कोई चैलेंजेस हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस आप बांटना चाहेंगे? देखो अभी एक ये था कि हम लोग दोनों भी जॉब करते थे, तो हमारा जो बच्चा है वो ससुराल में, एक यहाँ से नजदीकी है, इस्लामपुर नाम का एक गांव है, तो वहाँ पे वो रहता। और हर 8-10-15 दिन में वो हमारे पास होता है। तब जब जो बिल्कुल छोटा था, तब उसे, तब से ही मुझे पता नहीं ईश्वर की क्या देन है, लेकिन उन्हें बचपन से ही मालूम था कि ये दोनों भी हम देख नहीं पाते हैं। तो जब से वो चलने की शुरुआत भी हुई थी, तब हाथ चल के, तो हर बच्चा हाथ पकड़ के ही चलता है, लेकिन उसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। तो अभी देखो कि हमसे, हम लोग जब जर्नी करते हैं, ट्रेन से हो या बस से हो या गाड़ी से है, तो वो वहाँ का जो माहौल होता है उसका पूरा ब्यौरा हमें देता है। वहाँ जो भी घट रहा है वो हमें आंखों देखा हाल उसका सुनाता है।
हर चीज को हाथ लगाकर हमें वो दिखाने की कोशिश करता है। और मान लो कि ये है ना कि मुझे भी पता नहीं कि ये सब उसमें कैसा आ गया, लेकिन ब्लाइंड कोई हमारे फ्रेंड हो या फिर स्टूडेंट्स हो, जो भी है, सबको वो साथ लेके चलता है, उनको जो बात हो सकती है वो उनको दिखाता है, बताता है। मुझे एक चीज याद है, जब हम लोग कन्याकुमारी उसको लेके गए थे ना, तो बहुत एक्साइटेड था समुंदर को लेके। तो जब हम लोग समुंदर गए थे तो समुंदर में आसपास क्या हो रहा है, इसकी मिट्टी कैसी है, वहां का पानी कैसे बह रहा है, आवाज कैसी आ रही, आवाज तो हम सुनते हैं लेकिन बाकी की सभी चीजें वो हमें बिना पूछे बता रहा है। सतीश, आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हुआ। ऑल द बेस्ट, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात किया। धन्यवाद सर। हाईवे, ये है रोशनी का कारवां। This podcast was brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। हाईवे, ये है रोशनी का